कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं महायुद्ध की। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। जो गल्फ में वार चल रहा था उसमें सीज फायर कुछ समय के लिए हुआ है। क्या स्थितियां होती हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से पेट्रोलियम उत्पादों का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजर उत्पादन और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं, और सप्लाई चेन बनाने में कितना समय लगता है। और जब भी हमारी निर्भरता दूसरों पर रहेगी तो हमें असहाय और चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जरूर खड़ा कर देगा। देखिए, आरएसएस तो नासूर है देश के लिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं उनके जो आयोजन हो रहे हैं, जो सभाएं हो रही हैं, वो इतनी बिना जनता के पैसे के थोड़ी हो रही है। जनता के पैसे से करोड़ों करोड़ों रुपए में सभा हो रही है, तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। विकास कार्य पे लगना चाहिए जनता का पैसा, अस्पताल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, और जो भी विकास कार्य है वो होने चाहिए। एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और जो ये संगठन है जिसने इस प्रकार की हरकत की है, यह हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ इस संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रक्षक है कि भक्षक है, आप उठा के देखिए। उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे, और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। है जो मुख्यमंत्री, यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल में। 1200 लोगों की जान की हानि हुई, और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, और लोग समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को अपने जेब में रख के घूमते थे। जनता के हित के लिए मैं किसी हद तक जा सकते हैं। अगर जनता पानी बिना तरस कर मरेगा तो क्या अधिकारी सुरक्षित रहेंगे? कोई भी रहेगा। मैं जनहित में हर हद तक जाकर मैं कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ये अधिकारी लोगों का कहीं नहीं षड्यंत्र है, जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अगर इनको 30 तारीख के अंदर तक गाइडलाइन जो दिया गया है, अगर नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ में कार्रवाई कराने का काम करेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये पूरी तरीके से भारत की कूटनैतिक राजनैतिक हार है। 2 हफ्तों का सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलने की तैयारी, और दोनों ओर से शर्तों का बिछा हुआ जाल। एक तरफ ईरान की 10 शर्तें तो दूसरी तरफ अमेरिका की 15 शर्तें। क्या ये शर्तें जाल हैं या फिर शांति की सीढ़ी? क्या ट्रंप की फायर वाली धमकी, जिसमें उन्होंने ईरान की सभ्यता को मिटाने तक की बात कह दी थी, अब फ्लावर यानी शांति के फूल में बदल चुकी है? ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत क्या स्थायी समाधान लाएगी, या ये महज एक युद्ध विराम का ब्रेक है? क्या अमेरिका झुक गया है क्योंकि तेल की सप्लाई पर दबाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया है, या ईरान ने अपनी मजबूती दिखाते हुए समझौते की शर्तें मनवा ली? क्या यह ट्रंप की कूटनीतिक जीत है जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या ईरान की पूर्ण विजय जैसा तेहरान बता रहा है? क्या ये अल्प विराम युद्ध का अंत है या बस एक नई शुरुआत? इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी हमारे बीच में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कमर आगा साहब, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं महाबहस के सवालों पर, जिसके इर्द गिर्द आज ये पूरी चर्चा रहने वाली है। युद्ध पर अल्प विराम, थमेगा संग्राम। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध रुक गया? ये जो सीज फायर है ये कितना लंबा चलेगा? फायर से फ्लावर कैसे बन गए ट्रंप? वो ट्रंप जो ललकार कर कह रहे थे, वो ट्रंप जो टाइम का अल्टीमेटम दे रहे थे कि एक पूरी सभ्यता का विनाश होने वाला है, विश्व के मानचित्र से ईरान का नाम मिटने वाला है, वो अचानक सीज फायर पर कैसे मान गए? झुक गया अमेरिका या माना ईरान? सीज फायर में क्या हुई बात? किसकी चली, किसकी शर्तें मानी गई?
किसने ज्यादा बड़ी डील की, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत संजय राणा जी आप ही से कर रहे हैं। सवाल हमारा यही कि जिस तेवर के साथ अमेरिका इस युद्ध में कूदा था, 1 महीने के करीब ईरान के साथ युद्ध चला और अब अचानक खबर आती है कि सीज फायर हो जाता है। वो भी तब जब ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि आज देखिएगा पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। वो बार बार ललकारते थे ईरान को और बार बार कहते थे कि बस अब समझ जाओ, बस अब घुटने टेक दो, बस अब अपनी सरकार या रेजिम वहां की बदल दो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बहुत बार बयान भी बदले ट्रंप ने, लेकिन अब सीज फायर हुआ है। किसकी चली? क्या अमेरिका झुका या ईरान पीछे हटा? आशा जी, गुड इवनिंग वेलकम। देखिए, ऐसा होता है, अनेर नगरी चौपट राजा वाली आपने कहावत सुनी होगी। जब राजा ही मूर्ख हो जाए तो वो मूर्खतापूर्ण काम हो गया। कहीं ना कहीं देश हो या विश्व हो, कहीं ना कहीं हमने देखा किस तरह की क्राइसिस, तकरीबन 40 दिन युद्ध चला और रिजल्ट क्या है, हम जीते आप जीते, अभी डिसाइड नहीं हो पाया। देखिए, सीज फायर कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं दबाव में किया गया। और उसका दबाव किसने बनाया? नो डाउट मध्यस्थता कहने वाले बहुत कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने किया, फलाने ने किया, उसने किया, लेकिन मध्यस्थता किसने की? चाइना ने की। क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है ईरान और चाइना के बहुत अच्छे हैं और चाइना की बातें में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। लेकिन ये सब मुद्दा नहीं कि किसने सीज फायर कराया, लेकिन युद्ध क्यों हुआ और किसकी जीत हुई। तो जीत किसी की नहीं है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने बातों को रखने का तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युद्ध में अगर ये सीज फायर होता है, सारी की सारी शर्तें मान ली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान को एज है। ईरान को इसलिए एज है, जब हार्मोन्स पे जो कहीं ना कहीं एक तरह से टोल टैक्स लगेगा, उससे उसको आमदनी होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ध्वस्त हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कौन सहयोग करेगा? यूएस सहयोग करेगा। तो कुल मिला के बल्ले बल्ले तो ईरान की ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आप इस धरातल पर ला के खड़ा कर देते हो कि युद्ध स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोग परेशान है, महंगाई बढ़ गई, क्राइसिस, इस इंडिया की बात नहीं, ग्लोबल क्राइसिस हो चुकी है। और किसकी वजह से? एक जिद्दी आदमी के वजह से, एक ऐसे नेता के वजह से जो कहीं ना कहीं सोचने बोलने से पहले सोचता नहीं है, करने से पहले सोचता नहीं है। उसने पूरे विश्व को, अपने देश को तो धूमिल मतलब किया, एक समय पूरे ऐसे आ विश्व को गया भी था धूमिल कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं। पूरा विरोधाभास है सड़कों पर अमेरिकन से, क्योंकि एक आर्थिक दबाव, अर्थव्यवस्था पर दबाव, लोगों का पैसा डूब रहा है, निवेश डूब रहा है, महंगाई बढ़ रही है और बड़ा राक्षस मुंह खोले खड़ा है कि अगर ये परिस्थिति 2 महीने और चल गई तो लोग जमीन से नीचे आसमान पर आ जाएंगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी हमारे बीच में, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप इसे समझना चाहेंगे, ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर हुआ है, कहां तो अमेरिका कह रहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा, क्या अमेरिका की खुद की मिट्टी पलित हो गई मौजूदा परिस्थिति में? मान सम्मान, एक जो रुआब और एक पूरे देश के चौधरी के तौर पर जो स्वैग अमेरिका लेकर के चलता था, क्या ईरान ने उसको चकनाचूर कर दिया? जी आशा जी, अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो हाँ या ना में जवाब नहीं है जी। विश्लेषण ये कहता है कि जो ट्रंप कहता है वो करता नहीं है। पहले कितनी बार यू टर्न किया और क्या आज रात या कल सुबह यू टर्न कर लेगा, कोई गारंटी नहीं है। वो क्यों प्रेशर में आकर के उन्होंने आज किया, वो उसकी घरेलू स्थिति देख लो, जहां पे कि 6 अप्रैल को उसके खिलाफ वॉशिंगटन के अंदर इंपीचमेंट की बातें हो रही थी मिलकर के सभी, और 7 तारीख को सीज फायर की बात हो गई। तो क्या ये घरेलू दबाव की वजह से है? जो इकोनॉमिक कंडीशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल, पेट्रो डॉलर, इसकी वजह से है? या सिर्फ ईरान ने चूंकि इनको झेला और इतना झेला कि अब यूएस मार भी नहीं पा रहा? जी, कुछ हद तक ये सही नहीं है, क्योंकि यूएस बहुत पावरफुल है और जो बोल रहा है कि सिविलाइजेशन को नष्ट कर सकता है, तो वो बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। जो बर्बाद नहीं कर सकता है वो आत्मीय शक्ति, विल पावर, देश की विल पावर के अलावा वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और उसको बनाने के लिए फिर अगले 30 से 50 साल लगेंगे। और ऐसे हालात के अंदर जब ये पहले उन्होंने कोशिश की 15 पॉइंट के साथ में, और अभी जब ईरान ने अपने 10 पॉइंट दिए हैं, तो ये लगता है कि अगर ये रेस्पेक्टेबल पुल आउट है, उसके लिए थोड़ी सी मतलब आपका ये कहना है कि अमेरिका उस मोड में आ चुका था कि अब एग्जिट कैसे लेना है, बस इसका तरीका ढूंढा जा रहा था। इस युद्ध से कोई नतीजा निकला नहीं ना, तो वो ये एस्टैब्लिश कर पाया कि भाई वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स मिले, ना ईरान ने कोई ऐसा इरादा जताया कि भाई वो अपना यूरेनियम जो है वो वापस कर देगा या प्रोग्राम क्विट कर देगा। अब तो आप देखिए कि इस युद्ध के बाद अब जो विशेषज्ञ हैं वो एक कयास लगा रहे हैं कहीं न्यूक्लियर की होड़ पूरे विश्व में ना लग जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक ये बहुत बड़ी चुनौती विश्व के लिए। कमर आगा साहब हमारे
हमारे बीच में विदेशी मामलों के जानकार। कमरागा साहब, 15 सूत्रीय मांग जो है अमेरिका की और 10 सूत्रीय मांग ईरान की, जिसमें यह भी शामिल है कि जितना नुकसान आपने हमारे देश में किया ईरान के अंदर, उसकी आप भरपाई करिए। यूएस ने तो बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया है, इजराइल ने बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया है। यूएस क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है उनके प्रेसिडेंट, चलिए वो तो फिर भी पब्लिक डोमेन में है। क्या इजराइल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है अभी? जी नहीं, इजराइल तो पहले तो वो खुश नहीं था, कुछ नाराज भी हैं इस युद्ध विराम से। उन्हीं ने भी अलग अलग बातें की हैं। उनका कहना यह है कि लेबनान इसका पार्ट नहीं है। अमेरिका ने ये शर्त मान ली है कि लेबनान भी इसका पार्ट है, बल्कि और भी दूसरे जो युद्ध हो रहे हैं उस क्षेत्र में। ईरान की डिमांड है कि सारा जितने भी युद्ध हो रहे हैं सबका समाधान होना चाहिए, न केवल ईरान के, और लेबनान समेत उन्हीं ने बात की। इजराइल इस पर नाराज है। लेकिन बात दरअसल ये है कि ईरान का बहुत सी चीज़ों में बहुत फ़ायदा हुआ। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा ईरान का हुआ, मगर यह है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ उसको फ्री में मिल गई। उसने कभी मांगा भी नहीं था, कोई डिमांड ही नहीं थी। जून में जब के बाद जो बातचीत चल रही थी उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात ही नहीं थी। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी उसका कब्जा हो गया, लीगल हो गया, और वहाँ से वो टोल भी उसको मिलेगा। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उसने ये भी डिमांड है कि उसके पास जो सैंक्शंस हैं वो अगर नहीं हटेंगे तो मानेंगे नहीं। अमेरिका के सारे बेसिस ज़्यादातर बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हुए हैं। अरब भी उनसे नाराज़ है कि ये बेसिस उन्हीं ने बनवाए थे अमेरिका के लिए कि अमेरिकन ट्रूप्स होंगे तो वो उनको अगर कहीं किसी भी देश से अटैक होगा तो उनकी हिफाजत करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से भाग गए जब अटैक हुआ। अब अरब कह रहे हैं कि हम बेस नहीं, कुछ हम स्वयं एक वो बात कर रहे हैं, अपनी सब देश मिलके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि तेल की कीमतें जो बढ़ी उससे पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लेशन सबके देशों के ऊपर। और दूसरी बात ये कि तेल, ये न सोचिए कि युद्ध बंद हो जाएगा तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, इसलिए कि ऑयल एसेट्स इतने डैमेज हो गए हैं। ऑयल का सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कतर का कहना ये कि उसे 3 से 5 साल लगेंगे दोबारा से सीएनजी, जो इस तरीके से एलएनजी वगैरह बना के बेचते थे, बेचने में पूरी तरीके से। सर एक लाइन में समझना चाहेंगे कि ठीक है, चलिए अब सीज फायर है तो माना जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे चीजें जो है वो पहले की तरह हो सकेंगी, मतलब वहां से जहाज अब निकलेंगे। पर आप कह रहे हैं कि रिफाइनरीज को नुकसान हुआ है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान हुआ है, तो क्या ये कहना सही होगा, या कितना सही और कितना इंतजार भरा होगा कि अब जो गैस और तेल की सप्लाई है वो नहीं रुकेगी? मतलब विश्व के लिए क्या ये अब सहूलियत भरी बात है या शांति भरी बात है कि चलो अब गैस तेल तो मिलता रहेगा, या उसमें अभी भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ कमी होगी पहले की तुलना में? भाई, जब तेल की सप्लाई नहीं कर पाएंगे सप्लायर पूरी तरीके से, उनका ध्वस्त हो गया है, निकालने में उनको प्रॉब्लम आएगी, उतना तेल निकालने में, तो कहां से सप्लाई आएगी? रशिया का फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आ रही थी कि ठीक है, अब जहां से पहले तेल सप्लाई होती थी, अगर वहां युद्ध के कारण डिस्ट्रक्शन हुआ है तो फिर देशों के पास से विकल्प खुला होता है कि वो विश्व में चाहे जिस देश से अपनी घर की जरूरत तो पूरी करनी है ना, वो कहीं से भी अब खरीदेंगे, पेट्रोल खरीदें या नेचुरल गैस खरीदें, और भी बहुत सारे विकल्प हैं। रशिया से भारत ने खरीदा भी है हाल ही में। सर मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे 2 प्रवक्ता भी इस वक्त पैनल पर हैं। अंशु अवस्थी जी, अब बताइए, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, सीज फायर हो गया है, और भारत समेत तमाम लोगों के पास ये स्वतंत्रता है कि अब जहां तेल की अवेलेबिलिटी होगी, जहां नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी होगी, अगर पुराने रास्तों से वो उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो अब कहीं से भी खरीद होगी। तो अब ये संतोषजनक बात है कि पहले रुक रुक के जहाज आ रहे थे, अब आएंगे पूरी तरह पहले की तरह? देखिए आस्था जी, जो सीज फायर हुआ है तो हम सब तो यही कामना करते हैं कि जो सीज फायर है वो पूर्ण युद्ध विराम के रूप में बदले, परिवर्तित हो जी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भारत इस सीज फायर में या इस संधि वार्ता में कहां पर खड़ा है, हमारी विदेश नीति क्या है? क्योंकि हम कह तो रहे थे अपने आप को विश्व गुरु, लेकिन अभी तो हम दिल्ली से मूक दर्शक बनकर बैठेंगे, और वो पाकिस्तान जिसकी हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं है, वो अब विश्व गुरु बनकर संधि वार्ता करा रहा है। भले चाइना का इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग है, लेकिन इस्लामाबाद भी इसका फायदा उठाएगा। तो भारत कहां पर खड़ा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी सरकार की विदेश नीति है, वो इतनी ज्यादा इजराइल और अमेरिका की तरफ झुकी हुई थी
कि जिसकी वजह से जब चाइना और रशिया के जहाज खुले निकल रहे थे तब हमारे जहाजों को रोका गया। फिर ईरान ने हिंदुस्तान की जो जनता थी उनके प्रति अपनी संबंध और कृतज्ञता जताते हुए उन जहाजों को छोड़ा, सरकार के प्रति कोई आभार व्यक्त नहीं किया। तो जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेलवर है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, इंदिरा गांधी का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका देश है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच का सीना लिए थे, विश्वगुरु बन रहे थे, उन्होंने तो कोई इनिशिएट नहीं लिया। पूरे विश्व में एक संदेश जाता, अगर भारत इसमें कोई अपनी पहल करते दिखता या कोई संदेश जाता। तो हिंदुस्तान की जो है हमारी विदेश नीति है वो बहुत ही तो आप फॉरेन पॉलिसी पर पहले भी सवाल खड़े कर रहे थे और आज भी उसको घेर रहे हैं कि भारत की परिस्थिति जो है, भारत की परिस्थिति जो है वो विदेश नीति के लिहाज से फेल नजर है। संजय राणा जी, इस पर जवाब, उसके बाद मैं अशोक यादव जी को क्लोज कर रहा हूं। देखिए मैं 10 सेकंड में क्लोज कर रहा हूं बात को। देखिए इसलिए भी हमारे लिए जरूरी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 39 बार ये कहा कि हमने मोदी से बात करके और हमें जो पाकिस्तान से भारत का वार था उसको रुकवा दिया। आप उनकी बात को अब भी सीरियस ले रहे हैं। इस युद्ध में पता नहीं कितने यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिए। चलिए, पूरी दुनिया का मीडिया अब उनको यू टर्न प्रेसिडेंट लिख रहा है, इंक्लूडिंग हिज ओन कंट्रीमैन। बोलिए संजय। अब देखिए बड़ी बात हमारा वाला तो कुछ बोल ही नहीं नीति की बात हो रही थी। विदेश नीति हमारी बहुत बेहतरीन हुआ करती थी, जहां पे इंदिरा गांधी जी यूएस प्रेसिडेंट से मिलने गई थी और 40 मिनट तक बाहर बैठा दिया गया था, मनमोहन सिंह को पीछे खड़ा कर दिया था, उस पर भी नहीं आते। देखिए समस्या क्या है कि लोग पढ़ते नहीं हैं भाई। जिसका ट्वीट है प्रधानमंत्री पाकिस्तान को, उन्होंने ड्राफ्ट लिखा हुआ, फिर उसको एडिट करके अपलोड किया गया। मतलब जिस पिठलग्गू एक तरह से बउआ बना के घुमा रहा है, यूएस उसको बोल रहा भैया जाके ट्वीट कर दो, वो ट्वीट करने लगा। हमारे सारे जितने भी पक्ष नीति नेता वहां खड़े हो जाते, देखो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे भैया विदेश नीति अगर तगड़ी ना होती तो हम किसी के पिछलग्गू बने खड़े होते, चाहे इराक के या हम इजराइल यूएस के साथ। हम तो बोले हमसे मतलब नहीं, मेरे को अपने लड़ो या मरो। हमारा सिंपल सी बात है, हमारा देश प्रथम है। और आस्था जी बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात है, 27 देशों के साथ आयात करते थे, 41 देशों के साथ समझौता हो गया और आज ही $117 से $93 प्रति बैरल प्राइस गिर भी गया है। देखिए हमें अपना हित देखना, हमें इजराइल का हित नहीं देखना, हमें यूएस का हित नहीं देखना। लेकिन समस्या क्या है, लोगों को ईरान की बात, एक 5 सेकंड और खत्म करते हैं। देखिए हमेशा कंडोलेंस तब दिया जाता है जो आदमी पद पे बैठा, वो कहते हैं रिलीजियस नेता थे, उसमें कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कंडोलेंस नहीं व्यक्त करता है। थोड़ा प्रोटोकॉल को पढ़ देना चाहिए, समझ लेना। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, उस समय कौन सा प्रोटोकॉल था जब बिना ईरान का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से वो संवैधानिक नेता थे, वो रिलीजियस नेता ना संविधान वहां ही नहीं, वहां तो सरिया है। बिल्कुल वहां सरिया है, संविधान नहीं सरिया है। संजय जी संविधान नहीं सरिया। उनकी बात सुन लीजिए, बोलिए अशोक जी। नहीं सरिया संविधान है, हर जगह आप लोगों को सरिया ही दिखता है, संविधान कहीं दिखता नहीं। भारत में भी वही चाहते हैं कि वही सरिया दिखे, आरएसएस वाला। देखिए सवाल यह है कि आज जो ईरान की स्थिति जो है वहां पर भारत कहाँ खड़ा, सवाल ही उठता है। और अभी हमारे अंशु अवस्थी जी ने कहा कि भारत का क्या हित था, क्या हित सदा, क्या हित नहीं सदा, और हमारी इमेज का क्या हुआ। सबसे बड़ी इंटरनेशनल बिरादरी में भारत की इमेज को धक्का लगा इस युद्ध से। और धक्का ये लगा है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने ट्रंप और जो इजराइल के पिछलग्गू बनने का काम किया, इससे पूरे विश्व बिरादरी में हमारे देश की छवि धूमिल हुई। हमको जो हमारा नॉन अलाइनमेंट, जो हमारी पॉलिसी अब तक की हुआ करती थी, वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्या हो गया हमारे देश की। हमारे देश की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट से ट्रंप अलाइनमेंट हो गई, हमारे देश की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट से वो जो इजराइली अलाइनमेंट हो गई। तो इससे हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब हुई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। ट्रंप की स्थिति यह है पूरे देश में, अपने उसके अमेरिका में खुद उसकी जनता उसके साथ नहीं है, उसके प्रशासन के लोग उसके साथ नहीं है, पूरा विश्व बिरादरी में नेटो वगैरह सब उसके साथ, कोई नहीं उसके साथ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको जाके गले लगते थे, ट्रंप के प्रचार करते थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को धक्का लगा है। और ईरान को लेकर के जो पूरे विश्व बिरादरी में एक मैसेज गया आस्था जी कि ईरान ने अपने देश की संप्रभुता के लिए, रक्षा के लिए, अपने देश का मान सम्मान रखने के लिए एक सन की तानाशाह को झुकने पर मजबूर कर दिया। जब ईरान जैसा देश एक सन की तानाशाह को झुकने मजबूर कर सकता है तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है। हमारे देश को उसकी पिछलग्गू बनने की क्या जरूरत है। नॉन अलाइनमेंट की बात, नॉन अलाइनमेंट वही करता है इसके पास पावर नहीं होती है। सूडान, कीनिया,
जॉर्डन, ये सब जो देश होते नॉन अलाइनमेंट को कोई पूछता नहीं है, तो नॉन अलाइनमेंट हो गए शांत हो जाइए, अलाइनमेंट की बात हो रही है। अब बात हो रही है कि भैया उसने अपने लोगों के लिए सब कुछ कर दिया। भैया $1 इक्वल टू 14 लाख रुपया है, ध्वस्त हो चुका, 50 साल लगेगा उसको पुनर्जीवन होने में। आप क्या चाहते हो, भारत भी मर जाए, भारत भी बमबारी करा ले? भैया हम शांति से खड़े हैं, एकदम ताकतवर देश की तरह खड़े हुए हैं, हमें किसी तरह समस्या नहीं है। हमको ईरान भी सहयोग कर रहा, हमको यूएस भी सहयोग कर रहा, हमें इसराइल भी सहयोग कर रहा, और हमारा चाइना भी सहयोग कर रहा, इवन तो यूएसएसआर भी, सॉरी रशिया भी सहयोग कर रहा है। उसके बाद आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? हम समझ रहे हैं पेट्रोल का प्राइस हमारा बढ़ा नहीं, हमारी किसी आपूर्ति में कोई कमी आई नहीं, हमको ईरान जो टैंकर आने दे रहा है, उसके बाद भी इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भैया ईरान के साथ क्यों खड़े हो जाना? ईरान के साथ हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने देश के साथ खड़े, वो हमारा प्रथम अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ठीक है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी हमारे बीच में है। सर, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि भाई ठीक है, सीज फायर जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ है कि 2 हफ्ते का सीज फायर है, हालांकि लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये युद्ध विराम में बदल जाए। अब पाकिस्तान को लेकर यहां नई चर्चा है पूरे देश के अंदर, लोग कह रहे हैं कि भाई मध्यस्थता पाकिस्तान में की। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश की इतनी हैसियत है कि उसकी ईरान भी सुनेगा, जबकि ईरान कहीं ना कहीं उसका प्रतिद्वंदी है, और पाकिस्तान जो है वो किस तरह अमेरिका का पिछ लगुआ है ये भी सब जानते हैं। तो पाकिस्तान की क्या भूमिका है और कौन से देश की भूमिका यहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप देख पा रहे हैं जिसके कारण सीज फायर के टेबल तक ये बात पहुंची? जी, बहुत अच्छा सवाल आशा जी, बहुत अच्छा सवाल। मैं इसको राजनीतिक रूप न देकर के एक निष्पक्ष सामरिक रूप से इसका विश्लेषण करना चाहूंगा। अगर आप पूरे युद्ध को और इस माहौल को देखें तो सभी अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका इस इलाके में डोमिनेंस के लिए ईरान को खत्म करना चाहता है। इससे पहले उसने लीबिया, इराक, वेनेजुएला ये सब हमने देख लिया है, ये बात उसकी चली नहीं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसके बाद अब पेट्रो डॉलर स्टैंडर्ड आ गया है और वो भी डूब रहा है। इस वजह से अमेरिका इस हालत में है कि ईरान के साथ युद्ध उसके साथ सांप के मुंह में छछूंदर वाली बात है, न खाए बनता है न छोड़े बनता है। ये एक बात हुई। अगर मैं वेस्ट एशिया को लूं तो ईरान वेस्ट एशिया का हिस्सा ही नहीं है, वेस्ट एशिया से 1800 किलोमीटर ईस्ट के अंदर है। तो जो वेस्ट एशिया का तेल है उसमें पूरा डोमिनेंस अमेरिका का है। ईरान अपने आप में एक उभरती ताकत है, उसका अपना खेल है। 4% ऑयल सिर्फ उनका अपना है, और जो तेल निकल के हॉर्मुज से जाता है वो हम सबको मालूम है 20% से ज्यादा है। ऐसी हालात के अंदर अगर आप किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला करेंगे तो वो राष्ट्र सहन नहीं करेगा। कल अगर अमेरिका चाहता है कि जी वो भारत को दबा दे, जैसे उसने टैरिफ के केस में हमको 500% टैरिफ, 150% टैरिफ, 50% टैरिफ फाइनली ले दे करके वो पाकिस्तान से कम भी हमको उसी टैरिफ पे हमको दिया उसने। तो युद्ध करना या सिर्फ अपनी इमेज लेकर के बात करना वो रणनीति नहीं होगी, वो सामरिक दृष्टि नहीं होगी। सामरिक दृष्टि ये होगी कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उससे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके राष्ट्रपति के बीच में आपस में वार्तालाप हुई और उसकी सुलह की बात हुई। जब ये ईरान का युद्ध होने वाला था इससे पहले मोदी जी खुद वहां गए थे, जयशंकर खुद वहां गए थे। आज की तारीख में विवेक मिस्त्री जी वॉशिंगटन में उनके जो विशेषज्ञ हैं फॉरेन पॉलिसी के और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ वार्तालाप अभी चल रही जब आप और मैं बात कर रहे हैं। तो ये हुई सामरिक और दृष्टि जिससे कि आप नेशनल इंटरेस्ट को ले सकें। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम पाकिस्तान से अपने को क्यों कंपेयर करें। एक देश जो खुद सुसाइड करने पे अड़ा हुआ है, मरने दीजिए उसे। क्यों हम अपने बातचीत के अंदर भी लाकर के अपनी जबान खराब करें। चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई मेरा दुश्मन खुद मरना चाहता है तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट करो, वो अपने आप मरेगा। अब अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोलूं, मुस्लिम देश अलग से आएंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का रोल इसकी मध्यस्थता के अंदर है, तो पहले ये बात कहना मध्यस्थता गलत शब्द बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से ये सेल्फ इंडोर्समेंट है कि भाई मेरा देश है, आप दोनों चाहें तो यहां आकर टेबल पे बात कर सकते हैं। पर बात यह है कि वो दोनों देश आपस में बात करने के लिए तैयार किसकी वजह से हुए, मध्यस्थता उसको कहा जाएगा।
ठीक है, आप चाह रहे हैं, आपने कह दिया कि हमारे मुल्क में आइए, दोनों जनी बैठ करके बात करिए कि ईरान भी राजी हो जाएगा, इस्लामिक देश है, और अमेरिका का तो पिछलग्गू है ही पाकिस्तान। कमर आगा साहब, अब भारत ने रशिया से खरीदा है पेट्रोल, तो भाई अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा कि ठीक है पाकिस्तान का नाम हो जाए वहां पर, कि पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले किया है यहां पर? देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका ने दोबारा से री इंगेज किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान ने एक बड़ा जबरदस्त काम अमेरिका के लिए किया बांग्लादेश में, फिर उसके बाद वहाँ पे जो शेख हसीना की सरकार को हटाने में उनका बहुत बड़ा, वहाँ पे जो इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप का रोल था, उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और पाकिस्तान इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। इसीलिए शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे हो गए। वो एक अमेरिकन पॉलिसी जो शेख हसीना उसको रिसिस्ट कर रही थी, उसको प्रमोट कर रही हैं। दूसरे, पाकिस्तान का वो इस्तेमाल वहाँ पे भी कर रहा है, अफगानिस्तान में भी उसको ज़रूरत पड़ने वाली है और ईरान में भी करने वाला था। मुझे नहीं लगता कि मध्यस्थता पाकिस्तान में होगी आने वाले समय में। रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिकन फाइटर आप बात नहीं करने देती, आप बात ही नहीं करने देती भाई, मेरी बात आप बीच में बोल देती हैं, बात खत्म नहीं होती, फायदा क्या बात करने का? नहीं सर, बोलिए, आप बात पूरा कीजिए। मैं बस चाह रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, क्योंकि मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है। तो आप लंबा प्रोग्राम रखिए, ऐसे थोड़ी ना 10 जरूर बुलाएंगे सर, मैं चाहूंगी अभी आप इस पर थोड़ा विस्तार से। आइंदा हम बात करेंगे, आइंदा बात करेंगे, और लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज बात पूरा कीजिए, लास्ट 40 सेकंड का वक्त है मेरे पास। चलिए, आगा साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है संजय राणा जी। संजय राणा जी, अब बताइए, देश में इस बात पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि भाई पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और भारत पीछे रह गया। देखिए, पाकिस्तान का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता, और पाकिस्तान का सहयोग ईरान क्यों लेगा? कभी नहीं लेगा। बिल्कुल अमेरिका ले सकता, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन इराक कभी नहीं लेगा। जो देश उसके विरुद्ध खड़ा रहा, जो देश अपनी क्षमताएं यानी जमीन और पेट्रोल दे रहा है दुश्मन देश को अटैक करने के लिए, उसके साथ क्यों खड़ा हो जाएगा? देखिए, समझना पड़ेगा, आपको टारगेट करना है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को, आप कर सकते हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण टारगेट हो जाएगा। इसमें इसने मध्यस्थता की, उसको भी समझने की जरूरत है, कौन कर सकता है, किसकी ताकत है। और भारत ताकतवर देश है, उसको नहीं लगता किसी पिछलग्गू बनने की जरूरत है। और कई पूर्व राजनयिकों ने भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का सपोर्ट किया है और कहा है कि भारत ने अपनी जो घरेलू जरूरतें उनको भी अच्छा मैनेज किया और साथ ही साथ अपने नागरिकों को भी सुरक्षित ऐसी जगहों से निकाला। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 हफ्तों का सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज फिर से खुलने की तैयारी और दोनों तरफ से शर्तों का बिछा हुआ जाल। अब देखना होगा कि क्या ये युद्ध विराम साबित होता है या सीज फायर टूटता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न ले लेते हैं? सवाल बहुत सारे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए।